हाय गाइस, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट विद सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो, इस वक्त इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा चैप्टर पढ़ें, लेकिन हम इतना ट्राई कर सकते हैं कि कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस उसको ही देख ले। तो चैप्टर छोड़ने से अच्छा है कि हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर लें, जिनमें से अगर 2 क्वेश्चन भी आते हैं तो कोई 4 मार्क्स में आ जाए, 2 मार्क्स में आ जाए तो भी अच्छा है। तो अब देखो, कंटिन्यू करते हैं कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। इनमें से फर्स्ट क्वेश्चन है डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट में। अच्छा गाइस, एक बात और, आपको ये वीडियो देखने से मैं शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ विद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हाफ एन आवर डी ब्लॉक एलिमेंट, नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो भी डी ब्लॉक एलिमेंट की होगी हाफ एन आवर, और हाफ एन आवर एक एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो 1.5 आवर में पूरा चैप्टर होना, ठीक है ना। तो देखो, इसको हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। हिंदी में बोलते हैं डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं। तो देखो, ट्रांजिशन के बारे में हम इसको डिफाइन करें, इससे पहले हमें डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए एक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, इसमें हमें पहले थोड़ा बहुत ये पता होना चाहिए कि जो डी ब्लॉक है वो, इसमें यहाँ तक कोई डी ब्लॉक नहीं है। सिर्फ कौन से ब्लॉक है? एस और पी ब्लॉक एलिमेंट। ये एस है, ये पी है, और ये कौन सा हो गया? डी। तो डी की स्टार्टिंग डी ब्लॉक एलिमेंट फर्स्ट में भी नहीं है, डी ब्लॉक एलिमेंट सेकंड में भी नहीं है, एंड द सेम डी ब्लॉक एलिमेंट थर्ड में भी नहीं होता। डी ब्लॉक एलिमेंट 1, 2, 3 3 पीरियड तक कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं n = 4, इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट आएगा। फिर n = 5, यहाँ भी डी ब्लॉक एलिमेंट, n कंटिन्यू 6, और क्या आएगा? 7। अब देखो, एक बात और सुनो, इन इनर्ट गैसेस को याद रखना जरूरी है। यहाँ पे होता है 18 ग्रुप, 18 ग्रुप वाली यहाँ फर्स्ट कौन सी है? हीलियम। सेकंड में कौन आएगा? नियॉन, एंड द थर्ड आर्गन। थर्ड आर्गन के एटॉमिक नंबर कितना होता है? 18। 18 पे बाद फोर्थ पीरियड स्टार्ट होता है, तो यहाँ कौन आएगा? 18 के बाद यहाँ आ जाएगा, इस वाले कॉलम में आएगा एस ब्लॉक में 19। एक सेकेंड, यहाँ पे आएगा 19, 19 के साथ और कौन आएगा? 20। तो डी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट हुए? डी ब्लॉक होगी 21 से। हम डायरेक्ट बात करते हैं यहाँ पर। देखो, हमारे काम का यही है, तो इसी की बात करते हैं। 18 आर्गन के बाद फोर्थ पीरियड में यहाँ पे कौन आएगा? 19, यहाँ कौन आएगा? 20। तो यहाँ कौन आने वाला है? स्टार्टिंग कैसे करें? 21 से। तो हमने लिखा है यहाँ पर 21, और ये 21 वाला एलिमेंट कौन सा होगा? स्कैंडियम, ठीक है। अब इस डी में कितने आएंगे? टोटल 10 एलिमेंट आने, स्कैंडियम से लेकर कहाँ तक? 30 जिंक तक, इतना, ठीक है। अब देखो, हमें स्कैंडियम से लेकर जिंक तक ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। तो हम यहाँ लिखते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। इसकी ट्रिक तुम जैसे चाहो वैसे याद रख लो। वैसे इसकी बहुत फेमस सी ट्रिक है, साइंस टीचर वेरी करोड़पति, मन फेकोनी, क्यों जान जलाती हो, ठीक है। अब ये स्टार्टिंग में थोड़ा ऐसे लग रहा होगा, पर आगे ये क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे, क्योंकि विदाउट सॉल्विंग दीज हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमें इसको तो एक बार पढ़ना ही होगा। अब देखो, स्कैंडियम है, मैं तुम्हें डायरेक्ट इसकी शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। सबसे पहले तो ये याद रखना कि इन सब के लिए हम एक बात याद रखेंगे, ये सब फोर्थ पीरियड में आ रहे हैं, चौथे आवर्त में आते हैं। और फोर्थ पीरियड कब स्टार्ट होगा? क्लासेस पढ़ते हैं हम, फोर्थ पीरियड कब स्टार्ट होता है? जब थर्ड कंप्लीट होगा। और थर्ड पीरियड किस पे कंप्लीट हो रहा है? आर्गन पे। इसका मतलब ये हुआ कि इन सब के लिए एक तो कौन सी गैस आने वाली है? इनर्ट गैस आर्गन। उसको हम बार बार नहीं लिखेंगे, तो मैंने लिख दिया ऐसे। और इसका मतलब ये हुआ कि जैसे स्कैंडियम की बात करूँ, हमें 21 इलेक्ट्रॉन फिल करने, तो हमने 18 तो कर ही दिए, अब कितने रह गए? 3 रह गए। इसके बाद देखो, 18 के बाद 19 और 20 एस ब्लॉक, और कौन से नंबर पर आ रहे हैं? 4 नंबर पे। तो यहाँ क्या आएगा? 4s2, और ये डी है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। 1d होती नहीं है, 2d होती नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा डी आने वाला है? 3d, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 4s2, और वी विल राइट हियर 3d। अब चलते हैं डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक पर, जो हमारे काम की है। 21 एस में 2, डी में 1, टाइटेनियम आर्गन आने वाला ही है, 3d 4s। इन सब में 3d 4s तो आएगा ही आएगा। देखो, डायरेक्ट ट्रिक, टाइटेनियम में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 22, तो वी विल राइट 2, और ये भी क्या हो गया? 2।
वेनेडियम में क्या लिखा हुआ है 2 3, तो एस में 2 जाएंगे ये लो, और डी में कितने गए 3। 24 एक्सेप्शन है, इसकी बात थोड़ी देर बाद में करते हैं। 25, तो वी विल राइट 2, और ये क्या हो गया 5। 26 2 6, 27 2 7, 28 2 और 8। इसके बाद कॉपर एक्सेप्शन है, थोड़ी देर बाद में बात करते हैं। जिंक 2, और ये क्या हो गया 10। सो सिंपल। अब देखो यहाँ पे क्या रह गया, क्रोमियम और कॉपर। रूल्स के अकॉर्डिंग बात करें तो होना क्या चाहिए, क्रोमियम के लिए कॉन्फ़िगरेशन यहाँ 2 और 18 हो गया, 4 है यहाँ पे, तो ये क्या आएगा 4। ऐसे ही कॉपर के लिए बात करें तो 2 और ये क्या होगा 9। लेकिन तुम सब जानते हो कि ये एक्सेप्शन होता है क्रोमियम और कॉपर, यहाँ लिख देते हैं। क्रोमियम के केस में क्या आता है, क्रोमियम के केस में 24। तो ये कॉन्फ़िगरेशन जो होता है 18 आर्गन और 3D 4 4s2 नहीं होता। एग्जैक्टली होता क्या है, इस 3D4 को अगर मैं बनाऊँ तो ऐसे बनाएंगे, और 4s2 ये हो जाएगा। तो ये जो 4s है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन किसे शिफ्ट कर देगा 3D को। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। मैं ऐसे ही रफली यहाँ बना देती हूँ, ये लो 3D5, और ये क्या हो गया 4s1। और ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसे हम क्या बोलते हैं 3D5, एंड द 3D5 4s1। ये कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, हाफ फिल्ड, और हाफ फिल्ड वाले कैसे होते हैं स्टेबल। सो इन क्रोमियम होना तो क्या चाहिए था 3D4 4s2, लेकिन होता क्या है 3D5 4s1। ठीक है, एक कॉपर को और देख लेते हैं। कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करोगे तो सबसे पहले तो यहाँ लिखा कॉपर 29, होना क्या चाहिए 18 आर्गन, इसके बाद आएगा 3D4s। 29 है, ये 2 और ये क्या हो गया 9, पर ये होता नहीं है। इसका एक इलेक्ट्रॉन ऐसे कहाँ जाएगा डी में, क्यों जाएगा, क्योंकि ये 3D10 हो जाएगा, एंड द 3D10 फुलफिल्ड स्टेबल होगा, इसलिए यहाँ पर क्या मिलता है इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग। अब इतनी सारी बातें हमने क्यों पढ़ी, हो सकता है तो मैं पहले से ही आती हूँ, लेकिन फिर भी एक बार ये देख लो, इस क्वेश्चन का आंसर यहीं से आएगा। वाई द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन या संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, देखो ये जो है ना सबसे आउटर वाला शेल है 4s, आउटर वाले 4s शेल को हम क्या बोलते हैं वैलेंस शेल। 4s वाले को, जितनी भी 4s है यहाँ पर मैं एक को लिख देती हूँ, इसे बोलते हैं हम संयोजी कोश। 4s 4p 4d ऐसे आएगा, यानी कि वैलेंस शेल। और ये जो 3D वाला है इसे क्या बोलोगे, 3D वाले को हम बोलते हैं उपांत्य, इंग्लिश में बोलते हैं पेलेंटीमेट। ठीक है इतना। अब देखो क्या 3D फुलफिल्ड है क्या यहाँ पर, बिल्कुल नहीं। 3D1 3D2 3D3 ये सारे कैसे हैं अपूर्ण हैं, यानी कि पार्शियली फिल्ड है। और जो 4th नंबर वाला शेल है हम ऐसे नहीं कहेंगे कि ये फुलफिल्ड है, क्योंकि 4s ही तो फुलफिल्ड है, 4p 4d ये तो सारे क्या है वेकेंट है, खाली है। तो ना तो संयोजी कोश फुलफिल्ड है वैलेंस शेल, और ना ही पेलेंटीमेट उपांत्य कोश क्या है फुलफिल्ड है। इस केस में जो डी ब्लॉक एलिमेंट है स्कैंडियम टू कॉपर, इन सबको हम क्या बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, देखो डेफिनेशन हो जाएगी दोज एलिमेंट वेयर वैलेंस शेल यानी कि संयोजी कोश एंड पेलेंटीमेट उपांत्य कोश। पेलेंटीमेट शेल क्या होते हैं, आर नॉट कंप्लीट या इनकम्प्लीट। पेलेंटीमेट शेल आर इनकम्प्लीट, अपूर्ण होते हैं। ठीक है, इनकम्प्लीट, दीज आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ऐसे तत्व जिनमें संयोजी कोश और उपांत्य कोश वैलेंस शेल और पेलेंटीमेट शेल अपूर्ण होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं, उन्हें हम क्या बोल देते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो नेक्स्ट क्या होगा, विच ग्रुप एलिमेंट आर नॉट कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट एंड वाई। अब डी ब्लॉक में ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसको हम ट्रांजिशन नहीं कहते, तो इसके लिए भी हमें थोड़ी सी पुरानी वाली बात याद रखनी होगी। देखो ये हमने डी ब्लॉक बनाया था, इस डी ब्लॉक में क्या हुआ था, देखो यहाँ पर हमें बात करनी है एक तो इनमें से कौन सा फुलफिल्ड है, तो हम बोलेंगे जिंक, क्योंकि उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है 3D10 आ रहा है। ठीक है, तो एक तो हमें बात करनी है किसकी 30 जिंक की, इसका कॉन्फ़िगरेशन मैं यहाँ लिख देती हूँ 18 आर्गन, वो आएगा ही आएगा। इसके अलावा और क्या आएगा 3D10 4s2, यानी यहाँ पर एक ऐसा एलिमेंट आ गया जिसमें फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है।
इसके बाद आएगा जिंक के बाद Cd कैडमियम, और ये क्या आएगा Hg। इसका होता है एटॉमिक नंबर 48, याद रखना है, और Hg का क्या होता है 80। अब मैं तुम्हें सिंपल सी बात बताती हूँ, अगर ये 3d10 है तो नेक्स्ट वाले में क्या लिखोगे 4d10 5s2, ये Hg है 4d10, ये 5d10, तो ये क्या हो जाएगा 6s2। ठीक है, और हमने क्या देखा कि ये तीनों एलिमेंट कैसे हैं फुलफिल्ड है। तो देखो ट्रांजिशन एलिमेंट संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, जिसमें इनकम्प्लीट कॉन्फ़िगरेशन हो। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तो जिंक Cd Hg इनमें फुलफिल्ड आ रहा है, और जिनमें फुलफिल्ड आ जाए उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो अच्छा एक बात और, ये कौन सा ग्रुप है, ये फर्स्ट ग्रुप है, ये वाला कौन सा हो गया सेकंड, तो डी ब्लॉक कौन से स्टार्ट होगा थर्ड ग्रुप, थर्ड से लेके कहाँ तक 12 तक, ये 12 है, थर्ड से लेके 12 तक, और थर्ड से लेके 12 तक के ग्रुप डी ब्लॉक में आएंगे। ठीक है, तो अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ग्रुप एलिमेंट आर नॉट कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट इन वाई, आंसर क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, जो डी ब्लॉक में 12th ग्रुप है उस 12th ग्रुप में हमें क्या मिला कि Zn Cd Hg ये फुलफिल्ड वाले होते हैं, और जो फुलफिल्ड वाले होते हैं हम उनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा इन डी ब्लॉक, यानी डी ब्लॉक में, इन डी ब्लॉक में 12th ग्रुप एलिमेंट, 12th ग्रुप एलिमेंट 12वें वर्ग के तत्व कौन कौन से हैं, Zn Cd Hg आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। उनको हम क्या नहीं कहते, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते। लेकिन क्यों नहीं कहते ये भी हमें लिखना है, वाई है क्योंकि इनका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है फुलफिल्ड। अब एक बात और सुनो, मैं इसको यहाँ लिखती हूँ, तुम्हें एग्जाम में इस क्वेश्चन का आंसर इसी वे में लिखना है। हमने लिखा है यहाँ पर n = 4, एक सेकेंड गाइस, यहाँ लिखा हमने n = 4 यानी कि Zn, फिर लिखा n = 5, इसके नीचे कौन आएगा कैडमियम, फिर लिखा n = 6, और ये कौन हो जाएगा Hg। कौन से ग्रुप है ये 12th ग्रुप। Zn का होता है 30, ये होता है 48, और ये होता है 80। इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा लास्ट वाला लिखते हैं बस 3d10 4s2, इसका लिखोगे 4d10 5s2, और इसका हम लिखेंगे 5d10 6s2। ठीक है, तो देखो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा है फुलफिल्ड। अब तुमसे पूछा जाए कब है फुलफिल्ड, तो इसी स्टेट को बोलते हैं मूल अवस्था, यानी कि ग्राउंड स्टेट। तो बिकॉज ऑफ फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन इन ग्राउंड स्टेट and also in stable oxidation state। इसका मतलब क्या है, देखो ये जो तत्व होते हैं वो मूल अवस्था में और स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था, यानी कि अगर हम इनमें से दो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दें +2 ऑक्सीडेशन नंबर, तो भी क्या होगा, तो भी इनका कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड ही रहना है। 3d10, यहाँ क्या आएगा 4d10, और यहाँ क्या आ जाएगा 5d10, यानी कि ऑक्सीकरण अवस्था इलेक्ट्रॉन के बाहर करने के बाद भी इनका कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड रहता है, और जिनका भी कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड रहता है उसे हम संक्रमण तत्व नहीं कहते। ठीक है, तो एक बार जल्दी से सुन लो। विच ग्रुप एलिमेंट आर नॉट कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, कौन से वर्ग के तत्व को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते, आंसर 12th ग्रुप एलिमेंट Zn Cd Hg। क्यों नहीं कहते, क्योंकि इनका कॉन्फ़िगरेशन विन्यास फुलफिल्ड होता है, पूर्णकृत होता है मूल अवस्था में भी और स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था में भी, और ये हम बना लेंगे। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा देखो, अब एक क्वेश्चन की बात करते हैं। तुम ऐसे पूछ सकते हो यहाँ पे कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसमें कॉपर का हमने लिखा था, अभी लिखा था कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ लिख देते हैं, होना तो 3d9 4s2 चाहिए, लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन होता नहीं है। कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा, ये हो जाएगा 3d10, और क्या होगा 4s1, यही तो होता है। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि कॉपर भी तो फुलफिल्ड है, और अगर कॉपर फुलफिल्ड है 3d10 तो फिर इसको भी ट्रांजिशन एलिमेंट संक्रमण तत्व मत बोलो, लेकिन इसे संक्रमण तत्व कह रहे हैं जबकि ये फुलफिल्ड है। तो क्या लिखने वाले हैं, देखो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने लिखा है यहाँ पे Cu का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, Cu होता है 29, ये होता है Ag, और इसके जस्ट नीचे Au। अभी हमने लिखा था Zn Cd Hg, तो उससे जस्ट पहले वाले जिंक का कितना होता है 30, तो ये 29, Cd का कितना था 48, तो ये क्या हो जाएगा 47,
Hg का 80 था तो ये कितना हो जाएगा 79, ठीक है। ये किस में आएगा, n=4, ये आएगा n=5 और ये आएगा n=6। अब हम इनकी बात करते हैं। देखो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन हम क्या लिखने वाले हैं, 3d10 4s1, ठीक है। तो Ag का क्या लिखोगे, जस्ट इसके नीचे 4d10 5s1, और Au का क्या लिखोगे, 5d10 6s1। अब यहाँ पे भी 3d10 4d10 5d10 फुलफिल्ड है तो संक्रमण तत्व मत बोलो इन तीनों को, लेकिन कहते हैं तो क्यों। आप देखो एक बात सुनो, मैंने यहाँ पर Ag लिखा है, अब एग्जाम में Ag के प्लेस पर क्या दे सकता है, वो कॉपर, ठीक है। तो इतना तो हमें खुद ही हम सेल्फ अंडरस्टूड समझ सकते हैं ऐसी बातों को। अब इसका रीज़न क्या है, देखो कॉपर जो होता है वो सिर्फ Cu जब ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो CuO भी बनेगा, और CuO बनेगा तो क्या हो जाएगा Cu+2, क्योंकि ऑक्सीजन तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके ही मानेगा Cu+2, और +2 का मतलब होता है कि कॉपर ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 2। जैसे ही कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन 4s से जाएगा और एक कहाँ से जाएगा 3d10 से। जैसे ही +2 की बात करोगे तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाएगा 3d9। ऐसे ही Ag की बात करो, इसका कॉन्फ़िगरेशन भी क्या हो जाएगा 4d9। एग्जाम्पल Ag2 हो, इस वाले में Ag पर कितना चार्ज है, +2। AgO, ठीक है, तो यहाँ पे कितना चार्ज आएगा +2 AgO में। और ऐसे ही यहाँ पर ये 4d9 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, और यहाँ से भी 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये क्या हो गया 5d9। इसका मतलब भले ही इनके पास d10 है, कौन सी स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में, मूल अवस्था में, तो फुलफिल्ड है ये, है ना। लेकिन जब इनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था की बात आती है तो फिर इनका विन्यास कैसा हो जाता है, अपूर्ण हो जाता है, ये अब फुलफिल नहीं है। और जबकि इसमें क्या था, ये वाला जो एलिमेंट था इसमें ये हमेशा ही क्या थे, फुलफिल, पहले भी फुलफिल थे और बाद में भी क्या थे, फुलफिल। इसलिए इनको तो हम ट्रांजिशन एलिमेंट संक्रमण तत्व नहीं कहते, लेकिन यहाँ पर 3d9 4d9 5d9 तो इनको हम क्या कह देते हैं, संक्रमण तत्व। अब लिखोगे कैसे आंसर, Ag अपने कुछ यौगिकों में +2 ऑक्सीकरण अंक दर्शाता है, +2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, वेयर 4d9 कॉन्फ़िगरेशन इज प्रेजेंट, जहाँ पे 4d9 विन्यास होता है। इस अपूर्ण विन्यास के कारण इसे क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो क्रोमियम और कॉपर है सेकंड Ie हायर। सेकंड Ie का मतलब क्या है, इसको डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ लिखा मैंने क्रोमियम 24, 18 आर्गन, अभी हमने पढ़ा है एक्सेप्शन केस है। सेम कॉपर लिख रही हूँ मैं यहाँ पे 29, 18 आर्गन, 3d10 4s1, और इनके अलावा कोई भी एलिमेंट लिख दो, जैसे हमने लिखा टाइटेनियम, कोई सा भी लिख सकते हैं। 22 तो 18 आर्गन, ठीक है, और ये आएगा 3d, और ये क्या आया 4s2, और ये भी क्या हो गया 2। अब देखो Ie मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को बाहर करना एलिमेंट में से, और अगर हम इलेक्ट्रॉन को बाहर कर रहे हैं तो हमें क्या प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एनर्जी। तो अब देखो यहाँ क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से जाएगा, इजी वे में चला जाएगा, आउटर मोस्ट शेल है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा क्रोमियम कॉपर में, और अगर यहाँ से बाहर करोगे तो 4s से जाएगा। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर देते हैं हम तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कैसा आएगा, यहाँ रह जाएगा 3d5, 4s 0 हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा 3d10, और ये कैसा हो जाएगा 4s1। अब हमें क्या करना है, पहला इलेक्ट्रॉन तो कैसे तैसे बाहर कर दिया, लेकिन वो कह रहा है कि सेकंड Ie यानी कि दूसरे इलेक्ट्रॉन को बाहर करना है, एंड फॉर द रिमूवल ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन, इसमें से जो इलेक्ट्रॉन जाने वाला है दूसरा इलेक्ट्रॉन, एक तो 4s में से गया, दूसरा जाएगा 3d5 में से, और 3d5 कैसे होते हैं, स्टेबल हाफ फिल्ड अर्धपूरित स्थायी विन्यास है। और अगर ये स्टेबल है, ऐसे ही सेम यहाँ पर ये कैसा होता है, स्टेबल है, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, फुलफिल्ड स्टेबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अपना इलेक्ट्रॉन अब इजीली बाहर नहीं देंगे, और ये भी अपना इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं भेजेगा। लेकिन अगर हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर करना है यहाँ से, तो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी। तो क्वेश्चन, और यहाँ से इसमें से तो 4s1 है तो इजीली इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बाहर रिमूव हो जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, यहाँ पर क्रोमियम और कॉपर दोनों के केस में सेकंड Ie की वैल्यू बाकी अदर जो एलिमेंट है उनसे ज़्यादा होती है, क्योंकि क्रोमियम और कॉपर में
जो सेकंड इलेक्ट्रॉन बाहर करना होता है वो हाफ फील्ड और फुल फील्ड विन्यास से कॉन्फ़िगरेशन से करना होता है, और यहाँ से जाने वाला इलेक्ट्रॉन ईजी वे में बाहर नहीं जाएगा, वी रिक्वायर हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसलिए जो सेकंड IE की वैल्यू है क्रोमियम और कॉपर में वो अदर्स के कंपैरिजन में क्या होती है, ज़्यादा। नेक्स्ट बात करते हैं नेम ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट विच डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा देखो, ये बात तुम्हें याद रखनी है कि ये जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर है, ये जो लाइनिंग है वो किसको सूट करती है, देन वी विल से डी ब्लॉक। परिवर्ती संयोजकता वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर ये किसके लिए फॉलो होता है, डी ब्लॉक। एग्जाम्पल Fe है तो Fe+2 भी शो करता है, Fe+3 भी शो करता है। कॉपर है +1 भी शो करता है, +2 भी शो करता है। मैग्नीज भी है +2 +5 और भी है +7 भी शो कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि डी ब्लॉक एलिमेंट के पास टेंडेंसी होती है परिवर्ती संयोजकता वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर की। लेकिन यहाँ पूछा है विच डज नॉट, ऐसा कौन है, तो तुम्हें याद रखना है स्कैंडियम। ठीक है, क्यों स्कैंडियम में ऐसा क्या है, देखो स्कैंडियम क्या करता है, एक तो डी सीरीज़ का फर्स्ट एलिमेंट है, जैसे ही इसके इलेक्ट्रॉन की निकालने की बात आती है तो 3D और ये लिखा 4s। अब आउटर मोस्ट वाले 2 इलेक्ट्रॉन तो जाते ही हैं, 2 इलेक्ट्रॉन के जाने के बाद सिर्फ क्या रह गया, एक इलेक्ट्रॉन 3D1, तो ये कहेगा भाई 3D तुम इस इलेक्ट्रॉन को भी ले जाओ, तीनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो मैं कैसा हो जाऊँगा, स्टेबल। इसलिए जो स्कैंडियम होता है वो क्या करता है, एक साथ तीनों इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, जिससे उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाता है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, एंड दैट इज स्टेबल इन नेचर। इसलिए जो ये क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर क्या हो जाएगा, स्कैंडियम। आंसर एक साथ तीनों इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाता है, इसलिए ये परिवर्ती संयोजकता वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट है वाई हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ मेटल एग्जिबिट इन फ्लोराइड्स। ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट रह गया, इसे करते हैं। देखो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, जैसे मैं बात करूँ मैग्नीज का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +7। अब बात यह है कि मैग्नीज +7 कब शो करेगा, मैग्नीज +7 तभी शो करेगा जब इसके साथ या तो ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया हो या फिर फ्लोरीन ने। एक और एग्जांपल देखते हैं, हमने लिया है यहाँ पे क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 6। तो ये क्रोमियम भी अपना मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर किसके साथ शो कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ। तो यही तो क्वेश्चन है कि ऐसा क्या है कि जितने भी एलिमेंट हैं वो सब अपना मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर अधिकतम ऑक्सीकरण अंक या तो ऑक्साइड वाले कंपाउंड में दिखाते हैं या फिर फ्लोराइड वाले में। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऐसा कोई एलिमेंट भी तो होना चाहिए जिसकी इन इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी क्या हो, ज़्यादा हो। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है, जल्दी से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेगा, और जल्दी से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा तो 3 कर लेगा 6 इलेक्ट्रॉन गेन। ठीक है, तो हम क्या लिखने वाले हैं यहाँ पर, ऐसा क्यों होता है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर फ्लोराइड या ऑक्साइड के केस में ही आता है। तो यहाँ लिखेंगे हम ड्यू टू स्मॉलर साइज। एक तो इनका स्मॉलर साइज होता है जिससे वो ज़्यादा बॉन्ड बना सकते हैं, स्मॉलर साइज एंड हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, छोटा आकार, परमाणुीय आकार और अधिक विद्युत ऋणता के कारण ये क्या करते हैं, मेटल से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करते हैं और ऑक्सीडेशन नंबर कैसा हो जाता है, हाई हो जाता है। तो हमें तो बस इतना लिखना था, छोटा परमाणुीय आकार और अधिक विद्युत ऋणता। अधिक विद्युत ऋणता का मतलब है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग नेचर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, विच इज़ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट Cr+2 और Fe+2। पहले तो हम इनका कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं। देखो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, क्रोमियम यहाँ लिखा 18 आर्गन, ये हो जाएगा 3d5 4s1। इसकी बात करो Fe की, 18 आर्गन 26 है ना, तो 3d6 और ये क्या हो जाएगा 4s2। ठीक है, अब इसने कहा है क्रोमियम +2, तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने, यहाँ लिख देते हैं हम क्रोमियम +2। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे, एक आउटर मोस्ट 4s में से, एक यहाँ से, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 3d4। अगर मैं यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर करती हूँ तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 4s2। ठीक है, अब बात सुनना, 3d4 जो है, पहली बात तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं,
रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। अपचायक, इनमें से पूछा है कौन अपचायक होते हैं, और अपचायक रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब जो इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, लूज कर दे। अब हमें ये देखना है कौन जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अगर Fe क्या है यहाँ पर +2 का मतलब ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 3d6। अब एक बात सुनो, अगर 3d4 एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो 3d3 बनेगा, और अगर 3d6 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो क्या बनेगा 3d5। ठीक है, इतना हमें एक बात याद रखनी पड़ेगी कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उसमें डी ऑर्बिटल होते हैं ऐसे 5, और ये 5 डी ऑर्बिटल 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक तो होता है T2G सेट और एक होता है EG सेट। ठीक है, अब देखो अगर मैं कहूँ 3d5 इलेक्ट्रॉन को फिल करो तो हम कैसे करेंगे, यहाँ कर देते हैं, 3 यहाँ पर हैं और 2 यहाँ पे। मैं कहूँ 3d5 को फिल करो तो कैसे फिल करोगे, 1 2 3 और ये क्या हो गया 4 5। इसे बोलते हैं हम T2G लो एनर्जी लेवल, निम्न ऊर्जा स्तर, इसे बोलते हैं उच्च ऊर्जा स्तर। अगर इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल में चले गए इसका मतलब ऊर्जा ज़्यादा हो गई, हाई एनर्जी लेवल में गए, उच्च ऊर्जा स्तर में गए तो ऊर्जा ज़्यादा हो गई, ऊर्जा ज़्यादा तो स्टेबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, यहाँ क्या होगा 3d4 है, 3d4 ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाया 3d3। जैसे ही 3d आया तो हम क्या लिखने वाले हैं ऐसे। अब ये भी हाफ फिल्ड है, लेकिन एक बात नोटिस करो, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की बात चल रही है। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो 3d5 बना, इलेक्ट्रॉन लो लेवल में भी गए और हाई लेवल में गए। इलेक्ट्रॉन हाई लेवल में जा रहे हैं, उच्च ऊर्जा स्तर में जा रहे हैं, इसका मतलब अस्थायी हो गए। जिसकी एनर्जी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम। ऊपर चलते हैं यहाँ पर क्रोमियम में, वैसे तो 3d4 है लेकिन वो बात कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट, कौन इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा। अब एक बात सुनो इंपॉर्टेंट, इनमें से क्रोमियम जो होता है वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है, लेकिन ऐसा क्यों, क्रोमियम के पास ऐसा क्या है कि जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। क्रोमियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करने पर 3d3 बनाता है, 3d3 का मतलब हो गया T2G3। ठीक है, और T2G3 जो ये 3 इलेक्ट्रॉन गए वो कहाँ गए हैं, लो एनर्जी लेवल में। हाई एनर्जी तो क्या है, वेकेंट है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो जो 3 इलेक्ट्रॉन गए हैं वो T2G में गए हैं, लो एनर्जी लेवल में गए हैं, और लो एनर्जी लेवल का मतलब स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा। इसलिए हम ऐसे बोलेंगे कि किसको इलेक्ट्रॉन जल्दी देने की पड़ी है। आंसर क्या हो जाएगा, जो जल्दी से स्टेबल होना चाहता हो, और स्टेबल जल्दी से कौन होगा, क्रोमियम। ठीक है, तो ध्यान रखना ऐसा ना हो 3d6 एक इलेक्ट्रॉन गया 3d5 और हम करें आंसर Fe+2 प्रबल अपचायक है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, 3d6 से 3d5 बनाएगा। नहीं, इससे भी ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, क्रोमियम। एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद 3d4 से 3d3 बनता है। 3d3 का मतलब होता है T2G3 जो कैसा होता है, स्टेबल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, गिव स्ट्रक्चर ऑफ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। अब इन सब की स्ट्रक्चर देखो, 1 बाय 1 बनाते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा K2Cr2O7। एक काम करते हैं, इस स्ट्रक्चर को 2 मिनट के लिए इजी करने के लिए यहाँ से हमने K को रिमूव कर दिया, और कितने K है यहाँ पर, 2 K को रिमूव करने का मतलब क्या बना, Cr2O7। अब 2 K है, K तो कौन सा चार्ज बनाता है, पॉजिटिव, 2 K पॉजिटिव गए, 2 K है यहाँ पर, तो यहाँ कौन सा आएगा, -2। इसकी स्ट्रक्चर बनानी है। नेक्स्ट देखो, इस वाले में क्या आएगा, CrO4 और क्या बनेगा, -2। KMnO4 में एक ही K है तो हम लिखेंगे MnO4-। फिर नीचे वाले में कितने K हैं यहाँ पर, 2, तो क्या लिखने वाले हैं, MnO4-2। ठीक है, एक बार इनकी नेमिंग सुन लो। K2Cr2O7 का नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। K2CrO4 में एक ही क्रोमियम है, पोटेशियम क्रोमेट। KMnO4 पोटेशियम परमैग्नेट, K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट। अच्छा देखो, पोटेशियम हटा दिया तो नाम क्या बन गया, डाइक्रोमेट। पोटेशियम हटा दिया, एक ही क्रोमियम है, तो पोटेशियम क्रोमेट से इसका नाम क्या हो गया, क्रोमेट। पोटेशियम परमैग्नेट से K जाने पर नाम हो गया ओनली परमैग्नेट आयन। पोटेशियम तो गया तो नाम क्या हो गया, परमैग्नेट आयन। और लास्ट K2MnO4, इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम मैग्नेट, तो ये क्या बना, मैग्नेट आयन। ठीक है, अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखो, सबसे पहले सबसे सिंपल स्ट्रक्चर बनाते हैं, MnO4-2। इसे मैं यहाँ बना देती हूँ, ये लिखा मैंने मैग्नीज। अब देखो 4 ऑक्सीजन है तो मैंने चारों ऑक्सीजन को ऐसे लिख दिया। इसमें से हमें पता है 2 पर -2 चार्ज है,
तो हमने किसी भी दो ऑक्सीजन पे -2 लगा दिया, उससे क्या होगा देखो, -2 लगाने से -2 लगाने से क्या होगा, ऑक्सीजन के पास होते हैं 8, ये 2, ये क्या हो गया 6, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, कितने हो गए इसके पास 7। तो इस कंडीशन में जब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है तो एक ही तो चाहिए, तो ये एक ही बॉन्ड बनाएगा, ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। सेम यहाँ पर इसके पास भी सिंगल बॉन्ड बनना है, लेकिन इधर वाले ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल होने के लिए 2 की रिक्वायरमेंट, तो ये 2 बॉन्ड बनाएगा। सेम यहाँ पर ये भी क्या बनाएगा, 2 बॉन्ड, ठीक है। और ये कौन सी स्ट्रक्चर हो गई, टेट्राहेड्रल। अब तो मैं सिर्फ पूछ सकती हूँ कि हमें एग्जाम में अगर K2MnO4 दिया तो कुछ भी नहीं करना होता, O- है ना, तो माइनस के आगे क्या लगा दोगे K+, और यहाँ भी क्या लगा देंगे हम K+, ठीक है। अच्छा, इसका नाम क्या लिखोगे, देखो एक बात सुनना, इसमें यहाँ पर ये वाला बॉन्ड कौन सा है, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, और ये भी कौन सा हो गया सिग्मा, ये वाला बॉन्ड कौन सा है पाई, और ये भी कौन सा हो गया पाई। कितने सिग्मा हो गए मैग्नीज के पास, 4 सिग्मा, एंड द 4 सिग्मा मीन्स sp3, और sp3 का मतलब कौन सी शेप, टेट्राहेड्रल, ठीक है। ये किसकी स्ट्रक्चर हुई, K2MnO4। अब मैं बना रही हूँ KMnO4, देखो क्या होगा KMnO4 में, यहाँ लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर, Mn, वही सेम 4 ऑक्सीजन, एक पर हमने लगा दिया नेगेटिव चार्ज, जिस पर भी हमने नेगेटिव चार्ज लगाया वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ये डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड, कोई नहीं डबल बॉन्ड, ठीक है। सेम फिर से इनको मर्ज कर दें, कंबाइन कर देते हैं, तो ये क्या है यहाँ पर, इस वाले बॉन्ड को हम बोलते हैं सिग्मा सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा, और ये कौन सा हो गया पाई, ये भी पाई, और ये भी कौन सा हुआ पाई। हमें पाई काउंट करना नहीं है, तो मैग्नीज की कितनी सिग्मा हो गई, देखो एक सिग्मा, यहाँ हो गया सेकंड, यहाँ पे आएगा थर्ड, और ये कौन सा आया फोर्थ, तो 4 सिग्मा अगेन, और 4 सिग्मा का मतलब होता है वापस से sp3, और शेप कौन सी आ जाएगी, टेट्राहेड्रल समचतुष्फल की है। अगर हमें क्या करना हो, KMnO4 की बनानी हो तो हम यहाँ पे K+ लगा देंगे, ठीक है। अब ये देखो, एक मैं बनाती हूँ, फिर तुम बनाना, CrO4-2, इसकी स्ट्रक्चर में क्या होना है, देखो यहाँ लिखा हमने क्रोमियम, फिर दोबारा से ऑक्सीजन, ठीक है, -2, अब तो तुम समझ ही गए, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और कौन सी स्ट्रक्चर हो गई, टेट्राहेड्रल, फिर दोबारा से sp3 समचतुष्फल की। अब रह गई अपने पास एक Cr2O7-2, इसमें क्या करना है, देखो यहाँ बना लेते हैं, यहाँ लिखा क्रोमियम, यहाँ भी क्रोमियम, कितनी ऑक्सीजन है हमारे पास 7, तो पहले इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन 1 2 3, यहाँ पर भी 1, ये हो जाएगा 2, और ये क्या हो गया 3, -2 है, किसी भी दो ऑक्सीजन को एक इधर -2, अब जहाँ जहाँ -2 वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, वो तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ क्या आएगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड, और बाकी सब पे क्या आएगा, ठीक है। लेकिन एक दिक्कत है, अभी तो 6 हुए हैं और यहाँ कितने हैं 7 है, तो एक हम कहाँ लगा देंगे, अब वापस से वही सिग्मा और पाई काउंट कर लेते हैं, देखो क्या होगा, इस बॉन्ड का नाम क्या हुआ सिग्मा, इसका नाम भी सिग्मा, दिस इज ऑल्सो सिग्मा, और ये भी सिग्मा, तो एक कार्बन की क्रोमियम की कितनी सिग्मा हो गए 4 सिग्मा sp3 टेट्राहेड्रल, सेम यहाँ आ जाएगा 4 सिग्मा sp3 टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, गिव मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ म्यू। सबसे पहले मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, जो पैरामैग्नेटिक नेचर को शो करता है। पैरामैग्नेटिक मतलब क्या हुआ, मैग्नेट से अट्रैक्शन वाले नेचर को शो करता है, ठीक है। अच्छा, मैग्नेट से अट्रैक्ट कौन होगा, जिसके पास क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक करो कितने हैं, और ये फॉर्मूला क्या है, n मीन्स होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होते हैं अट्रैक्शन पावर भी उतनी क्या होगी, ज़्यादा। सबसे पहले एटॉमिक नंबर 25 दे रखा है यहाँ पर, हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या आएगा, मैग्नीज 25, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि तुम्हें मैग्नीज याद हो, ना याद हो तो 25 मेटल लिख देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा मैग्नीज के लिए, आर्गन, वैसे हमें याद होनी चाहिए 3d5,
4s2। इसके बाद अच्छे से रीड करो, यहाँ क्या दे रखा है, बाईवेलेंट, एंड द बाईवेलेंट मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन जाने वाले हैं, 2। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 3d5। ठीक है, 3d5 को हम कैसे बनाएंगे, ऐसे। और अगर 3d5 हम ऐसे बना रहे हैं तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, 5। इन 5 की वैल्यूज़ को, यानी n इक्वल्स टू कितना आया, 5। इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे, क्या आएगा, 5 + 2, n की वैल्यू मतलब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये कितना आएगा, √35। इसे जब हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये आता है 5.9 Bm, बोर मैग्नेट्रॉन। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, हमें ये पता होना चाहिए कि इसके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है गाइस, इसके बाद 100% आपको इन 9 क्वेश्चन है यहाँ पर, है ना, इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो एक बार आप इसको देख लें और बाकी को हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।